नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं वरिष्ठ भाजपा नेता, तेज तर्रार नेता, पूर्व सिंचाई मंत्री ठाकुर रविंद्र सिंह रवि। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी गिनती कन्विक्शन वाले नेताओं के रूप में होती है, तेज तर्रार नेताओं के बीच में होती है। विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, अपनी बात आप मजबूती से रखते हैं, कहते हैं। राजनीति आज कहाँ खड़ी है, कहाँ जाने वाली है, क्या होने वाला है, इन सब बातों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा अपने जन्म के बारे में, परिवार के बारे में, कैसे आप राजनीति में आए, कब वो मोड़ आया, इन सब बातों के बारे में। मुझे भी कई बार हैरानी होती है कि मैं इस क्षेत्र में, जो राजनीतिक क्षेत्र में, कैसे मेरा पदार्पण हुआ। जी, मैं एक बहुत पिछड़े गांव, जिला कांगड़ा का, तहसील जसीमपुर का, ग्राम पंचायत बालकृपी भेड़ी गांव का, वही मेरी जन्मभूमि। वहीं पर मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई जी। 11वीं तक, यानी कि इंटर की शिक्षा जो मेरी अपने गांव में, अपनी पंचायत में हुई। उस समय तक जैसे आपने मुझे कहा कि मैं चाहे स्कूल में रहा, उसमें चाहे बचपन मेरा था, मुझे मेरे माता पिता जी बताते रहे हैं कि मैं बचपन से ही किसी बात को, जो गलत बात है उसको सहने के लिए, बचपन से शायद मुझे ऐसी प्रेरणा अपने बुजुर्गों के कारण, अपने सहयोगियों के कारण ऐसी मिलती रही है। जी जी। स्कूल में भी ऐसा, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो पहली बार उस स्कूल में हमने एक गठन किया था, एक विद्यार्थियों का, शायद पहली बार हुआ होगा स्कूल स्तर पर भी ऐसा। तो केवल मात्र यही था कि उस समय नए नए अध्यापक लेक्चरर्स भर्ती हो रहे थे, उनको हमारे स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की पिटाई करने का शौक था। तो हम जब शिकायत लेके प्रधानाचार्य के समक्ष गए थे, तो उन्होंने हमें कहा था एक छोटी सी समिति का गठन करो, और समिति हमारे पास बात करने के लिए आए। तो इस कारण फिर उस समय से एक मैं, और उसके बाद मैं, बड़े भाई साहब मेरे जलंधर में रहते थे, वहाँ पंजाब सरकार में सर्विस करते थे। तो मुझे फिर उसके तुरंत बाद जो है मैं जलंधर शिफ्ट कर गया, पंजाब शिफ्ट कर गया। और आगे की मेरी शिक्षा जो है स्नातक की, वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज जलंधर में, वहाँ पर मेरी हुई। और जलंधर में लगभग मैं कुछ 14-15 साल वहाँ पर रहा। तो ग्रेजुएशन के बाद भी आगे पढ़ाई कुछ? ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ाई नहीं, बस क्योंकि पारिवारिक हालात ऐसे थे कि आगे पढ़ना मुश्किल था, तो इसलिए मुझे वहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद इवनिंग कॉलेज भी ज्वाइन किया, साथ में फिर रोज़ी रोटी का काम भी वहाँ पर हमने शुरू किया। अच्छी कंपनी मिली, कंपनी के माध्यम से पूरे देश में घूमने का मौका मिला, सौभाग्य था मेरा। और उसी दौरान जब 77 आया, 1977, तो जो इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद जितने नेता सारे, जैसे आपने पूछा कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ, तो राजनीति में उसके तुरंत बाद, वो 1970 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसमें इमरजेंसी के तुरंत बाद जब आए, तो जलंधर में एक रैली थी बहुत बड़ी, कंपनी बाग में, तो मुझे उस रैली में शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब मैंने उनके विचार एक प्रत्यक्ष रूप पर सामने देखे, सुने, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। हम ये माने कि अटल जी की वो रैली आपके लिए प्रेरणा बनी राजनीति में आने की? बिल्कुल सही आपने कहा, राजनीति में आने की तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जीवन के लिए एक बहुत प्रेरणादायक वो क्षण थे, जो मैंने वहाँ पर उनका सुने, विचार सुने। और उसके सुनने के तुरंत बाद, हालांकि तुरंत मैं राजनीति में नहीं आ गया, उसमें पंजाब में फिर आतंकवाद चरम सीमा पर था। मेरा अपना कारोबार, कंपनी वो मेरी बंद हो गई थी, और कंपनी बंद होने के बाद मैंने वो अपना कारोबार वहाँ पर शुरू किया। लेकिन वो टेररिज्म उसमें इतना पीक पर था कि वहाँ पर कोई भी काम करना संभव नहीं था। मेरे परिवार ने मना किया कि आप इस काम को छोड़ दो और वापस या तो हिमाचल या अन्य कोई काम या सरकारी सेवा में कहीं कोशिश करो। लेकिन मेरा मन सरकारी सेवा करने का नहीं था, वो टेम्परामेंट ही नहीं था। वो टेम्परामेंट था ही नहीं ऐसा, मेरा अपना काम करने का एक लक्ष्य था। और मुझे फिर वहाँ पंजाब छोड़ना पड़ा, जलंधर छोड़ना पड़ा, और मैं 83-84 में अपने घर, अपने गांव वापस, भेड़ी जो गांव नाम है मेरा जन्मभूमि, वहाँ पर मैं वापस आ गया जी। इन बिटवीन मेरी शादी भी हो गई, वो भी एक, क्योंकि उसमें मैं बेरोजगार, एक बीच में बेरोजगार हो गया था। लेकिन उसी समय मुझे वहाँ पर पालमपुर में मुझे छोटा सा कारोबार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस कड़ी में, जैसे मैंने कहा कि एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी धर्मशाला आए, वो हमारा एक वर्ग लगता है, उस वर्ग में जो स्वदेशी जन मंच होता है, उसके एक संबोधन करने के लिए वो आए थे। रात को 8, साढ़े 8 बजे उनके पास फिर जिया के रेस्ट हाउस में बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
वहाँ जब उनके पास नज़दीक ऐसे लॉन में बैठे तो वहाँ पर बैठकर जो बातें उनसे मैंने सीखी, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उस समय भी मेरी मंशा कोई राजनीति में आने की नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे बड़े लोगों के साथ, ऐसे बड़ी शिक्षित के साथ जो क्षण मैंने व्यतीत किए, तो आने वाले समय में जैसे कहा, थोड़ा सा मेरा एक था जो मैं जलंधर में रहा, संघ के साथ मेरा संबंध रहा, मैंने वहाँ पर शाखाएँ लगाई। वहाँ एक होंडा हुआ करते थे, सुबह में सिखाते थे, घर से उठा के ले जाते थे। तो उस कड़ी में अटल जी के साथ जब हम धर्मशाला में फिर से मिला मैं, तो वो पुरानी मुझे यादें भी ताज़ा हुई 70 वाली, और साथ में एक थोड़ी किरण भी मेरे अंदर जागना शुरू हुई कि क्यों ना मैं भी इस लाइन में चलना। पहला चुनाव कब? अभी तक तो उसके बाद एक इलेक्शन चुनाव जो हुआ हमारा, तो उस 90 का तो बीजेपी की सरकार बनी, शांता कुमार जी मुख्यमंत्री बने। तो उससे पहले जो थुरल विधानसभा क्षेत्र जिला कांगड़ा का हुआ करता था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपना उम्मीदवार उतारा नहीं था। मुझे वहाँ का एक युवा मोर्चा जो हमारी इकाई है, युवा मोर्चा का उस मंडल का, उस ब्लॉक का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया और मुझे जिम्मेवारी दी कि वहाँ संगठन खड़ा करो। और वहाँ आज तक, क्योंकि कभी बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा नहीं था, कंवर दुर्गाचंद जी वहाँ के जो विधायक हुआ करते थे, वरिष्ठ एक हिमाचल के नेता रहे हैं, तो जब वो किसी पार्टी से लड़ते थे तो उन्हीं को समर्थन हम करते थे। और क्योंकि वो पहली बार 93 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो पार्टी ने निर्णय कर दिया प्रदेश स्तर के ऊपर, भाई अब नहीं, अब उम्मीदवार, कांग्रेस का विरोध हम करते हैं, अब उम्मीदवार देंगे। तो 93 पहला चुनाव? 93 मेरा पहला चुनाव, 1993 का। पर उसके बाद आपने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा और आज तक किसी को वहाँ से जीतने नहीं दिया। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और रवि जी से जानेंगे भाजपा और कांग्रेस की राजनीति के बारे में, और साथ साथ कैसे ये मंत्री बने और कैसे इन्होंने विभाग चलाए, इस बारे में। आप ये कहना चाहते हैं कि भेदभाव कर रही है सरकार विकास में? बिल्कुल भी विकास में भेदभाव कर रही है। इन्होंने कभी जाकर भाषण फील्ड में कुछ देते हैं, अंदर विधानसभा कुछ बोलते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रवि जी। 93 और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालात ऐसे भी बने कि चुनाव क्षेत्र भी बदलना पड़ा जी, डिलिमिटेशन की वजह से। नई जगह चले गए और वहाँ भी झंडा गाड़ दिया। इस मरतबा 2012 में नया चुनाव क्षेत्र था, देहरा। लेकिन शिमला ज़िला को छोड़ के प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उनमें सबसे ज़्यादा लीड आपकी थी। क्या करिश्मा करते हो आप? ये तो जनता का करिश्मा होता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ थुरल की जनता का भी और हिमाचल प्रदेश की तमाम जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि लगातार मुझे सभी की शुभकामनाएं, सभी की सहानुभूति, विशेषकर 2012 के चुनाव में मुझे मिलती रहीं। जो एक डिलिमिटेशन के कारण पूरे प्रदेश में एक विभिन्न नेताओं के चुनाव क्षेत्र सारे कोई रिजर्व हो गए या ख़त्म हो गए, मैं भी उसी पार्टी में शामिल था। तो मुझे देहरा में बहुत आशीर्वाद मिला। मैं आप भी उसी के जद में आ गए? मैं भी उसी इसमें शामिल हो गया। तो सही कहा आपने कि 1993 में मेरा पहला चुनाव था। हालांकि उसमें पार्टी बिल्कुल हार गई। 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए थे, उसमें आप भी एक थे और एक मैं भी उसमें थे। उसमें 8 में से 4 जो थे बिल्कुल नए थे। 98 का चुनाव हुआ तो हमारी सरकार बनी, धूमल जी मुख्यमंत्री बने। उस सरकार में मुझे मिनिस्टर ऑफ स्टेट का एक दायित्व मिला, टेक्निकल एजुकेशन और पावर का मुख्यमंत्री ने अपने साथ मुझे रखा। तो वो भी एक कार्यकाल, बहुत अच्छा कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और मुझे याद है कि पहली बार उसमें हमने एक नया एजेंडा बनाया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में टेक्निकल एजुकेशन का संस्थान हम खोलेंगे। कम से कम एक होगा कम से कम, ताकि हमारे बच्चों को भाई दूर न जाना पड़े, अपने क्षेत्र में ही वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें टेक्निकल एजुकेशन की। उसके बाद फिर 2002-2003 का चुनाव हुआ, फिर हम विपक्ष में आए। 2007 का चुनाव हुआ, सरकार बनी, धूमल जी मुख्यमंत्री बने। मुझे फिर उस सरकार में एक मंत्री के तौर पर, फुल कैबिनेट रैंक के मंत्री के तौर पर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो एक मेरा स्वर्णिम कार्यकाल था। मैं ये कह सकता हूँ कि सिंचाई जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश की 68 लाख जनता के साथ सीधा संपर्क, साथ में संसदीय कार्य में यहाँ जो सारा काम होता है संसदीय कार्य का, वो भी मुझे उसका जिम्मेवारी दी गई। साथ में प्रिंटिंग स्टेशनरी विभाग भी मेरे पास उसमें रहा। तो मूल रूप से कोई मुख्य विभाग जो था सिंचाई जन स्वास्थ्य था। जब कोई विधानसभा में इश्यूज उठते हैं, जब आप बोलते हैं तो फिर किसी को बोलने नहीं देते आप, क्यों? ऐसा नहीं, जब एक मैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि गलत बात को सहन करने का मेरा ना तो विधानसभा के अंदर या बाहर
एक ऐसा मुझे प्रेरणा मिली है, ऐसा मैंने शिक्षा इसकी ली है कि अंदर भी कोई जब गलत बोलता है तो मुझे उसमें निश्चित तौर पर मैं खड़ा होकर वहाँ पर बोलता हूँ कि आप ये सही बात जो आप बोल नहीं रहे हैं। तो एक ऐसी एक मैंने अपने आप को ढाला है उसमें कि गलत बात को सहन नहीं करना, ये मैंने अपने जीवन में ढाला हुआ है। क्या मानते हैं उस समय आपका सबसे बड़ा ऐसा क्या प्रोजेक्ट रहा या क्या उपलब्धियां रहीं जिसको आप खुद कह रहे हैं कि स्वर्णिम था? स्वर्णिम था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश में आपने देखा उस समय 2007 से पहले विभिन्न चुनाव क्षेत्रों विभिन्न जिलों में टैंकर लगाए जाते थे पानी के पीने के लिए। हिमाचल प्रदेश में गर्मियों में विशेषकर मेरे पास विभाग आया तो 2008 की मीटिंग में मैंने पहली बार अधिकारियों की ली थी। मैंने उसमें कहा था कि 1 साल की मैं छूट देता हूँ, आने वाले साल यानी कि वर्ष 2009 में कोई टैंकर हिमाचल में पीने के पानी का नहीं लगेगा। एक पैसे की वेस्टेज होती थी, 18 करोड़ रुपये 1 साल का हम खर्च करते थे, जिसका कोई फायदा आने वाले समय के लिए नहीं होता था। और मैंने उसी तरह से हैंडपंप स्थापित करने को एक मैंने प्राथमिकता दी। आज 50% हैंडपंप हमारे उस 2007 और 2012 के कार्यकाल में। चलिए राजनीति की तरफ मुड़ते हैं जी। प्रदेश भाजपा की क्या स्थिति है? 2017 में चुनाव आने वाले हैं, आप तैयार हैं? निश्चित तौर पर तैयार है। हम तो चाहते हैं जब किसी भी समय चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है और इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए, सरकार बनाने के लिए। और हमें खुशी है इस बात की, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। पूरे देश को नई नई योजनाओं के जहां लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश के मुद्दे बताइए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी नेशनल हाईवे नहीं था। आज हमें खुशी इस बात की है कि आज जितने नेशनल हाईवे उसमें शामिल किए गए हैं, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के समय में हुए हैं। अन्य योजना भी, जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार जो है सीधे तौर पर भ्रष्टाचार में संलिप्त है। एक आज देखेंगे आप, एक तरफ ये कहते हैं कि विकास हो रहा है, आप फील्ड में जाइए, कहीं विकास नाम की चीज़ कोई नहीं है। मामले तो आपके नेताओं पर भी बन रहे हैं। उसकी जांच चल रही है, जांच होगी, जांच में दोषी पाया जाएगा, निश्चित तौर पर कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, हम उनकी मनाही नहीं करते हैं। लेकिन आप देखेंगे इस समय, मैं पूछना चाहता हूँ, इन्वेस्टर मीट इन्होंने सारे देश में कर आए, कितने उद्योगों की स्थापना यहाँ पर की है। अखबारों में सारे तथ्य लगाए जाते हैं कि हम इतने। रवि जी, जब भाजपा सरकार आती है तो वीरभद्र सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर केस बनते हैं। जब कांग्रेस सरकार आती है तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उनके सांसद बेटे अनुराग ठाकुर जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, या फिर कुछ अन्य भाजपा के नेताओं के विरुद्ध बनते हैं। ये दोनों पार्टियां, दोनों नेता इसी में जूझे रहेंगे और लड़ते रहेंगे आपस में। कुछ प्रदेश का विकास भी तो करें। नहीं, ऐसा मैं नहीं मान सकता। आपको याद होगा कि हमारी सरकार 2007-12 के बीच में 85 अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। इस सरकार आज चौथा साल पूरा होने को आ गया। इस सरकार में पूछना चाहता हूँ, कितने अवार्ड इनको मिले, किस संस्था ने इनको चिन्हित किया? 3 अवार्ड 3 साल में अभी मिले हैं, चौथा साल शुरू हो गया। 3 अवार्ड में पहला अवार्ड कृषि के क्षेत्र में मिला, वो भी हमारी सरकार का दिया हुआ था, उसमें हमने जो काम किए थे उसके क्षेत्र में। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई नई योजना बताएं कि इतने वर्ष ये मुख्यमंत्री हैं आपके, मैं कहते 6ठी बार 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गया। हर मुख्यमंत्री के नाम कोई ना कोई योजना लगती है कि इस मुख्यमंत्री के द्वारा ये प्रदेश में योजना शुरू कर दी। वर्तमान मुख्यमंत्री में बताएं कि कहाँ कौन सी योजना इनके नाम से पूरे प्रदेश में है। इनकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, और उसी के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज भी मैं देखता हूं, मेरा प्रश्न था विधानसभा के, नबार्ड के माध्यम से कितने पैसे सैंक्शन हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी इस बात को 4 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर जितना पैसा सैंक्शन किया गया है नबार्ड के माध्यम से, उनमें से 60% पैसा जो है वो केवल मात्र 4 विधानसभा क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र है वो? रोडू है, एक हमारा इसका जुबल कोट खाई है, एक ठियोग है, और साथ में शिमला ग्रामीण क्षेत्र है। बाकी क्या, बाकी विधायक इनके विधायक नहीं है, हिमाचल उनका हिमाचल नहीं है। ये उनके प्रश्न का जवाब जो खुद मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, आपने सही कहा कि होना नहीं चाहिए, जो एक टांग खिंचाई वाली बात है। लेकिन कानून जो दायरा अपना है, वो कानून के दायरे में जो जिसको कोई सजा मिले, हम तो चाहते हैं, हम तो न्यायालय का ये कहना चाहते हैं कि भेदभाव कर रही है सरकार। निश्चित तौर पर बिल्कुल भी विकास में भेदभाव कर रही है। इन्होंने कभी जाकर भाषण फील्ड में कुछ देते हैं, अंदर विधानसभा कुछ बोलते हैं, और वहां पर किसी चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में काम किया था, बाकी सारे का सारा बंद करके दे दिया है। नए संस्थान खोले जा रहे हैं, पद खाली पड़े हुए हैं, वहां बच्चों की शिक्षा। आज आप देखें, मेरे 50 स्कूलों में शून्य परिणाम रहा है इसका, 20% स्कूलों में 20% से नीचे परिणाम रहा है। स्वास्थ्य संस्थानों का क्या हाल है? स्वास्थ्य संस्थान, डॉक्टर्स नहीं है, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश की बनी है। यहाँ सारे के सारे रेफर किए जा रहे हैं केसेस।
मैं हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। पटवारी नहीं है, तहसीलदार नहीं है, तहसीलें सब तहसीलें खोली जा रही हैं। ऐसी घोषणा कर दी है, वहाँ पर फट्टा लगा दिया, खुल गए, कॉलेज खुल गया, स्कूल खुल गया, ये तहसील खोल दी, ये फलां खोल दिया, फलां खोल दिया। स्टाफ की कमी है, स्टाफ है नहीं। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रवि जी से जानेंगे इनकी अपनी पार्टी भाजपा के सूरत हाल के बारे में। एचपीसीए पर केस क्यों बने हैं? कोई राजनीतिक दृष्टि से? मुझे लगता है शायद उनके किसी दिल में कोई ऐसी है कि हमारे भी हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, कि जो उसने कर दिया है। तो फिर मेरा सुझाव है कि बड़ा कुछ कह गए आप। उनको मार्गदर्शन दे, अपनों को मार्गदर्शन दे और कहें कि अनुराग से कुछ किस अपने को? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रवि जी, 2017 के चुनाव में आप जाने वाले हैं। आपकी पार्टी क्या एकजुट है या फिर धूमल गुट, शांता गुट, नड्डा गुट और ये गुट और वो गुट, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश एकजुट है, जिसके हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान सतपाल सत्ती जी हैं। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सारे नेता जब समय आता है इकट्ठे होकर काम करते हैं और पार्टी की जीत ही हमारा लक्ष्य है सभी का। वरिष्ठतम नेता शांता कुमार वो अपनी ही बोली बोलते मैं रहते हैं। ये नहीं मान सकता, वो ऐसी बात नहीं है। जब समय आता तो उसमें बिल्कुल सही सभी इकट्ठे होकर चलते हैं। हिमाचल हमारा लक्ष्य जो है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार स्थापित करना है, ताकि जो केंद्र सरकार की योजना है, जो जिनसे हालांकि कमी कोई रखी प्रदेश के लिए, लेकिन फिर भी जो कमी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, वो सारी की सारी हिमाचल प्रदेश की कमी को हमने दूर करना है। कोई गुट हिमाचल प्रदेश में नहीं, गुट है केवल मात्र एक गुट और भारतीय जनता पार्टी ग्रुप है, जिसके अध्यक्ष श्रीमान सतपाल सत्ती जी हमारे अध्यक्ष हैं। शांता कुमार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, भाजपा के उपाध्यक्ष रहे, वरिष्ठतम नेता हैं। वो चिट्ठी लिख देते हैं कई बार कुछ ना कुछ। स्वाभाविक है अमित शाह को चिट्ठी लिख दी। अपना ही काम करने का। हमारे वरिष्ठ नेताओं में से एक है हिमाचल प्रदेश के, उनका एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में पार्टी को स्थापित करने के लिए आपसे भी रहा है। नाराज रहते हैं वो? मेरे से कोई नाराज नहीं है। ये अलग विषय है कि डिलिमिटेशन कमीशन के समय में थोड़ा उसमें आरक्षित हो गया था हमारा विधानसभा क्षेत्र, एक सीट जिला कांगड़ा कम पड़ गई। स्वाभाविक है, उस समय सब जो चुनाव लड़े होते हैं वो चाहते हैं कि मैं टिकट यहाँ से लूँ, तो ये समय था उस समय। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पूरा आशीर्वाद उनका रहा है, धूमल जी का आशीर्वाद रहा है, नड्डा जी का आशीर्वाद रहा है। हिमाचल प्रदेश जैसे मैंने कहा कोई गुटबाजी नहीं है, सभी नेता इकट्ठे हैं, एक मंच पर है। एक गुट है भारतीय जनता पार्टी गुट, बाकी कोई नहीं है। मान लीजिए भाजपा की सरकार बन जाती है तो कौन नेतृत्व करेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा आपका? ये हाईकमान तय करेगी। आपको याद होगा कि समय समय जब हमारे 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार धूमल जी रहे, 2 बार शांता जी रहे, तो ये हाईकमान तय करती है कि समय आने के ऊपर किसको लीडर वहाँ पर देना है। वर्तमान में हमारे माननीय शांता जी सांसद है वहाँ से, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से। धूमल जी प्रदेश के हमारे अपोजिशन के नेता हैं, लीडर हैं। उनकी अगुवाई में पूरा विधायक दल बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है। जहाँ विपक्ष की भूमिका अदा करनी है, एकदम एकजुट होकर सारे उनके झंडे तले, उनके मार्गदर्शन में विधायक दल पूरे का पूरा विधानसभा में, विधानसभा के बाहर इकट्ठा काम कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तो नहीं इस तरफ को अब इच्छा है कि केंद्र में मंत्री रह लिए? अब वो अच्छा काम वहाँ पर कर रहे हैं केंद्र में, जो उन्होंने संगठन में भी अच्छा काम किया। वहाँ पर केंद्रीय मंत्री के तौर पर स्वास्थ्य विभाग में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं ऐसा, लेकिन हाईकमांड को तय करना होता है। ये हाईकमांड जिसको आगे करेगी, निश्चित तौर पर वो यहाँ पर नेतृत्व करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एचपीसीए को लेकर ये क्यों कहते हैं कि वो धूमल परिवार का ही मामला है, एक ही परिवार की बपौती है? मुझे उनकी इन बातों पर बड़ी हंसी आती है। मैं विधानसभा में कहता हूँ कई बार कि उनके मन में पता नहीं ये कि क्यों लग गया कि जो अनुराग ने कर लिया वो हमारे अपने बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो मैं एक जान पाया हूँ, बात स्थिति ये है। आपने देखा होगा, आप विधानसभा के बाहर निकलो मुख्य गेट के ऊपर, वहाँ पर जो लिखा सामने क्रिकेट फॉर पीस एंड यूनिटी, वहाँ तो स्लोगन कुछ और है, लेकिन जब धर्मशाला में मैच करवाने की बारी आती है तो कहते हैं अनुराग का ये सब कुछ है। अरे भाई, अनुराग ने वहाँ पर काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की कौन सी संस्था ऐसी है जो 27 लाख रुपया ये केवल मतलब लैंड का किराया देती है? अगर कोई देती तो एचपीसीए देती है प्रदेश की सरकार को। जो 3 हेक्टेयर भूमि वहाँ पर निर्माण के लिए ली गई है, वहाँ पर 27 लाख रुपया किराया साल का दे रही है। मैं पूछना तो 1 एकड़ रुपये के लीज पर इन्होंने जगह दी है। वहाँ पर कितना जनता की सेवा वो कर रहे हैं, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, सभी जानते हैं। बताएं मुख्यमंत्री महोदय,
केवल मात्र एचपीसी क्योंकि अनुराग का है, अनुराग धूमल जी के बेटे हैं और हम मीरपुर के सांसद हैं, उस क्षेत्र में कुछ होना नहीं चाहिए। वो जो जिसके अध्यक्ष हैं वो कुछ कर ना पाए, मेरा अड़ंगा डालने की तो ये बात है। फिर मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, हिमाचल प्रदेश में नए आयाम स्थापित करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय खुद बनाए उनको। अनुराग जी आइए, मैं ये काम करवाना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन के भी वो प्रदेश के महासचिव हैं। अन्य खेलों में बढ़ावा देने की वो कोशिश करते हैं एक पूरी। ज्वलंत मुद्दा जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जी हाँ, खींचतान हो रही है। यस। कोई कहता है कि धर्मशाला बन जाए, मुख्यमंत्री जी धर्मशाला के पास बना रहे हैं, मेरा भाजपा उसमें- कहती है, आप कहते हैं आप तो विधायक हैं, मेरा डेरा उसमें के ये कहना है, जब हिमाचल प्रदेश को जब ये नोटिफिकेशन 16 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हुई थी, उसमें हिमाचल को मिली थी, केंद्र में उसमें यूपी सरकार थी। मुझे मेरी गाड़ी में अभी भी एक एक मिनट का मेरे पास रिकॉर्ड सारा दर्ज है, मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। जब कोई लेना चाहता वो ले सकते हैं, मैं देने को तैयार हूँ। मेरा मानना ये है, मेरी मांग ये है, जब आया था यहाँ पर विश्वविद्यालय, उसमें पूरे प्रदेश का दौरा कराया था, सर्वे कराया था, साहित्य सर्वेक्षण कमेटी आई थी। जिला तो कांगड़ा मैं वही कह रहा हूँ, कांगड़ा को दे दिया, कांगड़ा में सारे जिले का सर्वे किया गया और देरा में सर्वे करने के उपरांत 23 अप्रैल 2010 को भारत सरकार के MHRD मिनिस्ट्री के डायरेक्टर RD साई के द्वारा नोटिफिकेशन की गई है कि ये देरा में स्थापित हो। प्रदेश सरकार उसको बदलने वाली कहाँ होती है? धर्मशाला में क्यों नहीं? धर्मशाला में इसलिए नहीं है कि नोटिफिकेशन वहाँ हुई है, 23 अप्रैल 2010 की नोटिफिकेशन हुई है। जब नोटिफिकेशन हो चुकी है, मुख्यमंत्री 28 जनवरी 2013 को फिर चिट्ठी लिखते हैं उस समय के केंद्र पल्लव राजू जी को, उस समय की केंद्रीय मंत्री पर्यावरण की श्रीमती जयंती नटराजन को, मैं इस विश्वविद्यालय का बहुत जल्दी मैं इसका भूमि पूजन कराना चाहता हूँ। 50 दिन का समय चिट्ठी में लिखा हुआ है। आज उनको कौन सी ये आ गई है, वो लटकाना चाहते हैं इस विषय को। मैं जो देख पाया हूँ 3.5 साल में उन्होंने और कुछ नहीं किया है। मेरी मांग केवल मात्र ये, मेरी नहीं मांग है, जनता की मांग है कि देरा की नोटिफिकेशन हुई है जो भारत सरकार के द्वारा की गई है। 3200 कनाल भूमि भी ट्रांसफर हो चुकी है अब तो, जबकि धर्मशाला में अभी कोई भूमि ट्रांसफर नहीं हुई है। वहाँ केवल मात्र चर्चा है, कोई जगह आइडेंटिफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, मेरा अनुरोध है उनसे फिर भी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय 23 अप्रैल 2010 की जो नोटिफिकेशन हुई है उसको अमलीजामा बनाए। हमारी मांग ये है, जमीन दे दी है, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री आने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय उनसे उसका शिलान्यास करवाएं। कांगड़ा के सांसद वो भी वकालत नहीं कर रहे, क्या वो इसलिए कि जिला बेशक कांगड़ा है लेकिन देहरा अनुराग ठाकुर के क्षेत्र में? नहीं, मैं ये मान नहीं सकता। उन्होंने अपने विषय कुछ और ढंग से रखा। उन्होंने कहा इसका काम जल्दी शुरू होना चाहिए, उनकी मांग ये थी। जहाँ भी स्थापित करना है तो उन्होंने अच्छा जो कहा है वो ठीक कहा है, तो मैं उनकी उस बात का स्वागत भी करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी बात वहाँ पर कही है। मेरी मांग फिर वही है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो वहाँ पर लैंड, इतनी प्राइम लैंड साइड हिमाचल प्रदेश में और कई जगह हो, ये मैं देख के मैं भी दंग रह गया। जब मैं वहाँ पर देखा और वहाँ विधायक बना तो मैं भी वहाँ दंग रह गया था, इतनी प्राइम लैंड कहीं नहीं। और एक पूरे एक इसमें अंतिम प्रश्न, HPCA पर केस क्यों बने हैं? कोई राजनीतिक दृष्टि से, मैं तो बंदे की भावना से, या फिर सच्चाई है उनमें? मैं तो ये कह सकता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि ज़्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि शायद इनको लगता है कि अनुराग ठाकुर धूमल जी का बेटा इस छोटी सी अल्प आयु में इतना बड़ा कारनामा कैसे कर गया, जो मैं जान पाया हूँ। तो मुझे लगता है शायद उनके किसी दिल में कोई ऐसी है कि हमारे भी हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कि जो उसने कर दिया है। तो फिर मेरा सुझाव है कि बड़ा कुछ कह गए आप। उनको मार्गदर्शन दे, अपनों को मार्गदर्शन दे और कहें कि अनुराग से कुछ किस सीखें। अपने को? उनको सीखने के लिए कहे, वहां जाकर उनसे सीखें कुछ कि जो अनुराग ने हिमाचल में करके दिखाया है। आज BCCI के अध्यक्ष बने हैं, हमें और उम्मीदें उनसे ज़्यादा है कि हिमाचल में केवल मतलब क्रिकेट नहीं है, उनका सपना है हिमाचल प्रदेश में सारी खेलों को बढ़ावा देने के लिए जितनी आवश्यकता होगी कहते हैं पूरा काम करने के लिए तैयार हो। रवि जी, आपने ETV के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ETV के माध्यम से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत आभार व्यक्त, आपकी सारी टीम का धन्यवाद, हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद, जो मुझे ये सुन रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ETV न्यूज़।